केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए 1,942 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इस राशि से प्रदेश के लगभग 45,000 से अधिक गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान, उद्यान, ओपन जिम, विद्युत शवदाह गृह और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस कार्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के खातों में राशि भेजने के लिए राज्य के 9 प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी और कर्मियों की समिति बनाई गई है। ये संस्थाएं 50% राशि मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च करेंगी। वहीं शेष 50% धन का उपयोग कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन और आधारभूत संरचना के विकास पर किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्य को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में कुल 3,884 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होनी है। कृषि विभाग ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 5,83,000 लाभुक बैंक खाता आधार और एनपीसीआई लिंक नहीं होने के कारण लाभ से वंचित हो रहे हैं। विभाग ने इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को संबंधित बैंक शाखा में जाकर बैंक खाते को आधार और एनपीसीआई से लिंक कराने का आग्रह किया है। साथ ही नजदीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा में नए खाते खुलवाने की अपील की है। प्रदेश में आज से मिशन इंद्रधनुष 5.0 के प्रथम चरण के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 17 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत 5 साल तक छूटा कोई भी टीका लगवाया जा सकता है। टीकाकरण के लिए आशा के सहयोग से यूविन ऐप पर पूर्व पंजीकरण करवाया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने माय आधार पोर्टल पर आधार में दस्तावेज निःशुल्क अपडेट करने की समय सीमा 14 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह तारीख 14 सितंबर निर्धारित थी। इसके बाद आधार अपडेट कराने पर 25 रुपए शुल्क देना होगा। प्रदेश में मानसून की गतिविधि सामान्य बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, गया, मुंगेर और बेगूसराय सहित राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक SK सुमन ने बताया कि इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विश्लेषण के अनुसार मानसून द्रोणी रेखा जैसलमेर, कोटा, सिद्धि, जमशेदपुर, दीघा से होकर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के कुछ स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के दक्षिणी एवं उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक 82 मिलीमीटर बारिश बक्सर जिले के राजपुर में दर्ज की गई। वहीं दरभंगा और रोसड़ा में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। टाटानगर और दानापुर के बीच चलने वाली टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन अब आरा जंक्शन तक किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि टाटानगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन आज आरा जंक्शन तक जाएगी। आरा में इसके पहुंचने का समय रात 8:45 निर्धारित है। वहीं कल से ये ट्रेन प्रतिदिन आरा जंक्शन से सुबह 5 बजे टाटानगर के लिए रवाना होगी। पटना के सयश कपूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर कार्य के लिए प्रतिष्ठित पत्रिका की ओर से जारी विश्व के शीर्ष 100 लोगों की सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं पत्रिका में औरंगाबाद के देवहरा निवासी विनीत कुमार को स्टार्टअप और आविष्कार के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए स्थान मिला है। विनीत ने कोरोना काल में सैनिटाइजर छाते के अलावा प्लास्टिक से पेट्रोल तैयार करने की उपलब्धि हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, कनाडा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्र प्रमुखों तथा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ नई दिल्ली में अलग से द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का आकलन और समीक्षा की। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने चंद्रयान अभियान की सफलता पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के साथ बैठक की। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार पर सफलतापूर्वक G20 का संचालन किया है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना में निवेशक आज से निवेश कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपए प्रति ग्राम रखी है। बॉन्ड की बिक्री 15 सितंबर तक होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वर्ण बॉन्ड की यह दूसरी और अंतिम सीरीज होगी। आरबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से स्वर्ण बॉन्ड के लिए आवेदन और भुगतान करने वाले निवेशकों के लिए 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ बैठक करेंगे। क्राउन प्रिंस 9 सितंबर से भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। आज सुबह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बैठक के बाद भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर होंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता का प्रतीक सौंपा। इस अवसर पर श्री मोदी ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 का यह वैश्विक मंच साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। श्री मोदी ने नवंबर के अंत में इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे की प्रगति की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल सत्र का सुझाव भी दिया है। भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। G20 की अध्यक्षता का प्रतीक ग्रहण करने के बाद श्री लूला डी सिल्वा ने भारत की अध्यक्षता में G20 की सराहना की और कहा कि भारत ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के हितों के मुद्दों को उठाया है। उन्होंने समूह में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता देने का भी स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली में G20 नेताओं की घोषणा से पता चला है कि भारत की अध्यक्षता विचारों को सामने रखने, वैश्विक मुद्दों को आकार देने, विभाजन को पाटने और आम सहमति बनाने में सक्षम रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पूरे शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ पर जोर दिया गया और समकालीन उपलब्धियों के बारे में बताया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ने शिखर सम्मेलन को आगामी वर्षों के लिए वृद्धि और विकास की स्पष्ट दिशा दी है। एशिया कप क्रिकेट में कोलंबो के प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 के तीसरे मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बारिश के कारण बाधित हो गया। यह मैच आज खेला जाएगा। खेल रोके जाने तक भारतीय टीम ने 24 ओवर 1 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए थे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
हिन्दुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के हवाले से लिखता है, समय के साथ बदले संयुक्त राष्ट्र। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की व्यवस्थाएं वर्तमान वास्तविकता के मुताबिक होनी चाहिए। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक लगाया है, जय घोष। G20 के नेताओं ने भारत की अध्यक्षता और पीएम मोदी की खुलकर की प्रशंसा। प्रभात खबर लिखता है, आज से 2 दिन नीतीश करेंगे जदयू के नेताओं के साथ बैठक। आज अखबार लिखता है, महाराष्ट्र के ठाणे में लिफ्ट गिरने से बिहार के 3 मजदूरों की मौत। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, राज्य में HIV और टीबी की दवाइयां 3 महीने से खत्म। स्वास्थ्य विभाग टेंडर प्रक्रिया में अटका, मरीज बेहाल।